हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज़ पे स्वागत करता हूं। आज हमारी अर्थशास्त्र की दूसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की। पहली क्लास में हमने जाना था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहा था, यह नियंत्रण के आधार पर था। उदारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीन अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था व्यापारिक संबंधों के आधार पे खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का प्रकार ही, लेकिन कब? विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके जीडीपी से मापी जाती है। अब ये जीडीपी क्या होता है आपको बताया जाएगा। फिलहाल में हम समझते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो इस हिसाब से हमने तीन अर्थव्यवस्था को बांटा। बेसिकली याद रखिएगा, दो ही अर्थव्यवस्थाएं मूलभूत रूप से होती हैं। एक या तो देश कोई विकसित होगा या कोई अल्प विकसित होगा, लेकिन यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है। अविकसित देश या अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अनडेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए? तो याद रखिएगा, किसी भी उत्पादन में या कुछ बनाने में या कोई भी काम करने में तीन चीज़ों की अहम भूमिका होती है। प्राकृतिक संसाधन, तीन चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे लिख देते हैं, प्राकृतिक संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जैसे कि ज़मीन से पानी का निकलना, कहीं पे पानी ही नहीं है, कहीं पे तेल नहीं है, तमाम चीज़ें प्राकृतिक संसाधन, खनिज वगैरह का ना होना पहली चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट करती है प्राकृतिक संसाधन। दूसरी भौतिक संसाधन का मतलब वहाँ का पर्यावरण से मतलब होता है भौतिक संसाधन, किसी चीज़ का निर्माण वहाँ संभव है कि नहीं है। और जो तीसरा होता है मानव संसाधन। तीन चीज़ें मिलकर के ही किसी भी देश का विकास करती हैं। तो अविकसित देश क्या है? अविकसित देश ऐसे देश को कहा जाता है जिनमें इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ एकदम ही ना हो, नगण्य हो। मतलब नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल ही ना होना। जैसे वहाँ पे पानी ही नहीं आता, भाई जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे कृषि क्या होगी? जैसे हमारा मरुस्थल वगैरह है, रेगिस्तान वगैरह है, तो वो अविकसित एरिया हो गया। ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ कभी धूप ही नहीं होती, बर्फ ही पड़ी हुई है, तो वहाँ पे क्या खेती होगी? तो ऐसे प्रदेश जहाँ पे ना प्राकृतिक संसाधन मिल पाए ना ही भौतिक संसाधन, कोई भी एक चीज़ की कमी, मान लो वहाँ पे तेल निकलता भी है, पानी निकलता भी है, इंसान ही नहीं है वहाँ पे, मानव है ही नहीं, तो क्या उत्पादन होगा? क्या कुछ बन पाएगा? नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में भी वहाँ विकास नहीं हो पाता। और ऐसे देशों को या ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? अविकसित अर्थव्यवस्था, अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पे इन तीनों साधनों में से किसी भी एक साधन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर हो। फिर जो हमारा दूसरा देश मतलब दूसरी अर्थव्यवस्था बनी, वो कौन सी बनी? अल्प विकसित को ही हम कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल पहले समझा दिया जाए आपको कि जो अविकसित है वहाँ पे जैसे कि मरुस्थल प्रदेश जितने हो गए, मरुस्थल, सहारा रेगिस्तान है सहारा, वैसे ही ध्रुवीय प्रदेश जो भी है वहाँ पे जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है वो अविकसित है, वहाँ पे कभी विकास नहीं हो सकता, वहाँ पे लोग आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कोई भी चीज़ उतनी विकसित नहीं रही है। अब बात की जाए अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की, तो ये अल्प विकसित क्या है? अल्प विकसित में समझिएगा यहाँ पे कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़ होगी तो एक लिमिट में होगी, यानी अगर इंसान है तो है, लेकिन जितना चाहिए उतने नहीं है, कम पड़ जाते हैं, अप्रयुक्त, पर्याप्त नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है। भौतिक संसाधन है, पर्यावरण है, धूप होती है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं होती। प्राकृतिक संसाधन है, पानी आता है लेकिन हमेशा नहीं, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा विकास तो होता है,
पहले से बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो जैसे कि हमारा भारत देश है वो विकासशील के अंतर्गत आता है, विकासशील अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है हमारा भारत। नियंत्रण के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास के आधार पर विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत हो गया, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल हैं। तो अभी तक हमने दो पढ़ा, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है और अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है। जो हमारे तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार होता है वो होता है विकसित अर्थव्यवस्था। बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे कुछ बढ़ा तो हमारी अल्प विकसित बनी। अब यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है? पर्याप्त मात्रा में होती हैं। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का भी भंडार भरा हुआ है, भौतिक संसाधन भी यानी पर्यावरण भी बहुत अच्छा है, मानव भी वहाँ पे कमी नहीं है, लोग भी वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हैं। और जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो काम दोगुनी स्पीड से होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो पाती है। तो ऐसी जगहों पे तीनों चीज़ों का पर्याप्त रूप से होना और पर्याप्त तरीके से काम करना ही विकास का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे तीनों ही चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो और सुचारू रूप से काम करें। ऐसे देश को क्या कहा जाएगा? विकसित देश। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था। विकास का नाम डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश में डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। अविकसित को अनडेवलप्ड, अल्प विकसित को डेवलप है लेकिन कम है, और विकसित अर्थव्यवस्था जो है वो डेवलप्ड कहलाती है, डेवलप्ड कंट्री। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात कर लिया तो जैसे हमारा अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, स्पेन हो गया, तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, पूरी डेवलप्ड है, वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पहली क्लास में पढ़ा कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ नियंत्रण पूरा का, पूंजीवादी को हमने ही कहा, उदारवादी भी कहा, जहाँ पे सरकार हस्तक्षेप ना करती हो, पूरा नियंत्रण निजी स्वामित्व का हो, निजी व्यक्ति उसको मैनेज करे, तो वो पूंजीवादी कहलाई। समाजवादी में निजी स्वामित्व हट जाता है, सरकार ही पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखती है। और मिश्रित में क्या था? सरकार भी कुछ करती है और जनता भी कुछ करती है, तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी जो नियंत्रण के आधार पर थी। उसके बाद हमने व्यापारिक संबंधों के आधार पर कहा खुली अर्थव्यवस्था, जहाँ पे आयात और निर्यात पे कोई रोक नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पे आयात और निर्यात होता ही नहीं है। और अब विकास के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से बांट दिया। अविकसित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे इन तीनों में से प्राकृतिक संसाधन की कमी हो या भौतिक संसाधन की हो या मानव संसाधन, तीनों में से किसी एक की कमी हो, जहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया, वो हमारा अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसे देश अविकसित देश कहलाते हैं। अल्प विकसित की बात कर लेंगे तो यहाँ पे तीनों चीज़ों में होंगी तीनों चीज़ें, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होती हैं। तो वहाँ विकास तो होता है लेकिन कम होता है। ऐसे देश को अविकसित देश और ऐसी अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा हुआ हमारा विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? जहाँ पे तीनों ही चीज़ें ढंग से काम करती हों, और ऐसे देश हमारे एग्जाम्पल में आए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्पेन, इत्यादि। अभी तक आपने अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार को देखा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होती है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन होते हैं। ये चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं और समाज में अगर हम बैठे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि हमारे एग्जाम में भी आए। जैसे हम घर में बैठे हुए हैं तो अविकसित देश, विकसित देश, या चाय की चट्टी पे चले जाए तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राइवेट कर दिया जाए, निजीकरण हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, तो हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया, नियंत्रण के आधार पर, व्यापार के आधार पर और विकास के आधार पे, जो कि तीनों आप समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमने कहा था कि अर्थशास्त्र के 2 प्रकार बांटे गए। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार पिछली क्लास में आपको बताया गया था, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा कौन सा था? जैसे एक को माइक्रो कहा गया, दूसरे को मैक्रो कहा गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म और समष्टि, सूक्ष्म और समष्टि, समष्टि और सूक्ष्म 2 चीज़ें थी। सूक्ष्म को ही हमने व्यष्टि कहा, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज रहिएगा। तो एक में क्या होता है
समष्टि में पूरे देश या किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म में क्या किया जाता है, परिवार का, किसी कंपनी का, किसी छोटे स्तर पे अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है। तो ये दो हमारे अर्थशास्त्र के प्रकार हो गए। तो अर्थशास्त्र की बेसिक डिफिनीशन की तरफ एक बार हम रिमाइंड करना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र का काम क्या है। अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जितने भी आर्थिक कार्य किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे हमने क्रियाओं को बांटा, इच्छाओं की पूर्ति, जैसे हम एक इंसान है तो हमारी कुछ नीड्स होंगी। इंसान दो तरीके के काम करता है, एक वो जॉब करता है, दूसरा वो दान देता है। लाइफ में हम सुबह से लेकर के रात दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम दिन भर में काम तो बहुत करते हैं, लेकिन दो तरीके के करते हैं। एक क्रियाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, और दूसरी होती हैं अनआर्थिक क्रियाएं। तो ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं, समझिएगा। इस बात को अपने रेगुलर लाइफ के एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल है। आर्थिक क्रियाएं आपसे कोई पूछता है या अनार्थिक क्रिया पूछता है तो समझिएगा क्या होता है कि जितने भी काम लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, हमारा मकसद उससे पैसा कमाना है, अर्निंग है, पूंजी मुद्रा कमाना है। जितने भी काम हम करते हैं सुबह से उठ करके, अगर किसी के यहाँ जा करके हम नौकरी कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं और पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, यानी कोई भी काम अगर हम पैसे के लिए कर रहे हैं, किसी की गाड़ी धो दी, कहीं जा करके नौकरी कर ली, जितने भी काम हम पैसे के उद्देश्य से करते हैं, मुद्रा के लिए किया गया कार्य, मुद्रा के लिए किया गया कार्य। अगर हम किसी की जमीन बिचा करके कमीशन भी लेना चाहते हैं तो वो भी हम पैसे के लिए कर रहे हैं। तो मुद्रा के लिए किया गया कार्य जो भी होगा, जितने कार्य से हम इनकम लेना चाहते हैं, जितने में हमारा पैसा मिलता है, हमें जितने का हमें लाभ होता है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं। फिर से समझिएगा, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, दिन भर में जितने काम हम पैसे कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जो कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी काम हो, हमारा उसका उद्देश्य पैसा कमाना, इनकम है, तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रियाएं। ये तो हो गया, ठीक है भाई, हम नौकरी कर रहे हैं, वो हमारी आर्थिक क्रिया हो गई। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके पीछे हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे हमने अपने पापा के पैर दबा दिए, तो क्या हमें पैसा कमाना है, नहीं। मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया, क्या हमारा उद्देश्य पैसा कमाना है। कोई गरीब आदमी है, रोड पे बैठ करके ठिठुर रहा है, उसको हमने अपने कंबल दे दिया, अपना उठा करके अपनी पुरानी जैकेट दे दी, खाना दे दिया, तो क्या इसके पीछे भी हमें इनकम होने वाली है, नहीं। इसके बदले में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारी इनकम नहीं होने वाली है। जैसे कोई आदमी है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा है, वो मतलब सीरियस हाल में हॉस्पिटल में एडमिट है, और हमें पता चला कि हमारा ब्लड देने से उसकी जान बच गई, और हमने क्या किया कि 100 ग्राम ब्लड उसको डोनेट कर दिया, तो क्या इसके बदले में पैसा लेते हैं, नहीं लेते। तो जितनी क्रियाएं मानव के भले के लिए की जाए, किसी दूसरे के फायदे के लिए किया कि उसको इससे लाभ हो जाए, हमें लाभ नहीं चाहिए। हम अपनी इच्छाओं से जितने कार्य करते हैं जिसके बदले में लाभ नहीं मिलता, जो हमारे दिल की इच्छा होती है, जैसे हम गाना गा रहे हैं तो क्या बदले में हमें पैसा मिलेगा, नहीं। अगर प्रोफेशन है तो मिलेगा, लेकिन ऐसे बैठे बैठे हम गाना गा रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या इसके बदले में पैसा मिलने वाला है, नहीं। तो जितने काम जिनसे हमारी इनकम से रिलेशन नहीं होता है, जितने काम हम पैसे के लिए नहीं करते, वो सारे के सारे काम क्या कहलाएंगे, अनार्थिक क्रियाएं, जो कि मुद्रा के लिए न की जाए, अपनी इच्छा से की जाए। कोई अंधा है, रोड पार कर रहा है, हम क्या किए कि गए उसका हाथ पकड़ के उसको रोड पार करा दिए, तो क्या बदले में वो अंधा हमें पैसा देगा, क्या हम पैसा लेना चाहते हैं, नहीं। हमारा दिल कह रहा है कि जान दो यार, उसको पार करा दो, तो हमने कर दिया। तो ये काम हमने पैसे के लिए नहीं किया, तो ये क्या कहलाई, अनार्थिक क्रिया। और अगर हम हैं, किसी की कार है, उसको हम धो रहे हैं, उसके बदले में उसे हमें पैसा चाहिए, तो ये काम हम पैसे के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाई, आर्थिक क्रिया। समझ में आ रहा है। तो दोनों चीजें होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनार्थिक से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसको नहीं पढ़ना है कि अनार्थिक क्रिया, अगर आप भोज कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी को कंबल दे रहे हैं, तो हमें ये चीजें पढ़नी ही नहीं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। जितना काम पैसे से संबंधित है उन सारी चीजों को हमें इंक्लूड करना है, लेकिन जिन काम में हमें फायदा ना हो, पैसा ना हो, मुद्रा ना हो, उससे हमें अर्थशास्त्र से मतलब नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत मतलब आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उनका ही अध्ययन किया जाता है। तो
अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं? बेसिकली लोग दो ही चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं? अगर हमारे अपने समाज को देख लिया जाए तो हमारे समाज में पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने समाज में पैसा कमाने के लिए हमारे और आपके जैसे लोग सिर्फ दो ही काम करना पसंद करते हैं। क्या काम करना पसंद करते हैं? या तो वो किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, पहला काम नौकरी जो इनकम के लिए किया जाता है, और दूसरा काम क्या होता है? व्यापार। यानी या तो वो जॉब करेगा या तो वो बिजनेस करता है। दो ही चीज़ें हमारे और आपके समाज में लोग करते हैं पैसे के लिए, या तो वो नौकरी करते हैं या तो व्यापार करते हैं। नौकरी करते हैं तो जो मालिक ने कहा वो हमने कर दिया, तो नौकरी में हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है व्यापार के बारे में, क्योंकि नौकरी का मतलब हुआ कि जो हमारे मालिक ने, बॉस ने कहा वो हमें करना है, उसमें हमारे कोई काम फिक्स नहीं है, कुछ भी करना पड़ सकता है। लेकिन व्यापार में हमारी कुछ लिमिटेशन है, तो हमें व्यापार के टर्म्स एंड कंडीशन को समझना पड़ेगा कि व्यापार होता कैसे है। तो किसी भी व्यापार में, जब हम बिजनेस करें तो हमें कुछ चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जैसे हमारा पहला होता है कि हमें किसी चीज़ का उत्पादन करना पड़ता है। कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, सबसे पहले उसका हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन के बाद लोग उसका उपभोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका वितरण भी किया जाता है। वितरण से पहले विनिमय आता है, एक वर्ड विनिमय, फिर होता है वितरण, और लास्ट में होता है लोक राजस्व। तो आज हम इनकी कुछ चीज़ों को समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। उत्पादन को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहा जाता है, उपभोग को कंजप्शन कहा जाता है, विनिमय को एक्सचेंज कहा जाता है, वितरण को डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और लोक राजस्व को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये उत्पादन क्या है। बाजार की आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु का अगर हम निर्माण कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ मांगा, उसके बदले में पैसे से उसको हम बेचेंगे वो चीज़, तो किस बाजार की या फिर समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किसी वस्तु का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। हम कोई भी चीज़, जैसे किसी को मोबाइल फ़ोन के कवर की जरूरत है, हमने मोबाइल कवर की फैक्ट्री लगा ली, सबको कवर चाहिए, हम सबको कवर बना बना के दे जा रहे हैं, बेच जा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ समाज की आवश्यकता के अनुसार से निर्माण की जाए, उसकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? उत्पादन। बाजार की, फिर से बोल रहे हैं, बाजार की या समाज की आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु का निर्माण करना, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना, ये क्या कहलाता है? उत्पादन। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है, दूसरा हमारा है डिफिनेशन, उसको हमें देखते हैं, उपभोग क्या होता है। ठीक है, उत्पादन समझ लिया, उपभोग क्या होता है। तो जो उत्पादन करने का एक उद्देश्य होता है, हम कोई चीज़ बना रहे तो हमारे कुछ उसके पीछे पर्पज़ है। जैसे हमारी कंपनी है जो मार्कर बनाती है, तो उसका पर्पज़ क्या है? लोग इस मार्कर को खरीदें और उसको यूज़ करें। तो उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करना ही उपभोग कहलाता है। कोई चीज़ बाजार में निर्माण की गई और लोग उसका उपभोग करें, मतलब उसको यूज़ करें, तो वो क्या कहलाएगा? उपभोग। और जो उपभोग करता है, जो यूज़ करता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोगकर्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर, उपभोगकर्ता। ठीक है, तो उत्पादन के उद्देश्य से कोई भी चीज़ बनाई गई है, उत्पाद बना है, हमारा प्रोडक्ट बना है, और उसका अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको खरीद करके, तो क्या कहलाएगा? यूज़ को ही हम कहते हैं उपभोग करना, यूज़ करना, उपभोग करना। ठीक है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है विनिमय। अब ये विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज। सामान्यतः विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं का बदला करना, एक्सचेंज करना। हमारे पास कुछ है, हमने तुमसे कोई चीज़ ले ली, अपनी कोई चीज़ दे दी। लेकिन अर्थशास्त्र में किसी वस्तु को विनिमय से मतलब है उसकी खरीद बेच करना। हम कोई वस्तु खरीद रहे तो उसको पैसा देंगे, किसी को बेच रहे तो उससे पैसा लेंगे। सामान्य अर्थ में विनिमय का मतलब होता है कि बदलना। हमने अपनी कोई भी चीज़ तुम्हें दे दी और तुम्हारी कोई चीज़ हमने तुमसे ले ली, ये विनिमय हुआ। लेकिन अर्थशास्त्र में खरीदने और बेचने से मतलब है सेल करना और परचेज करना, तो उसे हम विनिमय कहते हैं। अब बात आती है वितरण की। तो वितरण प्रणाली क्या है? ठीक है, हमने प्रोडक्ट बनाया, तो क्या कोई हमारे घर से आके ले जाएगा? नहीं, हमें उसे शॉप पे देना पड़ेगा। तो शॉप पे देना भी हमारी वितरण प्रणाली का हिस्सा होता है। लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाना।
जो हमारे कंज्यूमर है, जो उसको उपयोग करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना हमारा वितरण कहलाता है। और दूसरी बात, वितरण में एक दूसरी चीज भी इंक्लूड होती है, वो क्या होती है? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या हो सकते हैं? प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं? पूंजी होती है, भूमि होती है, कहीं ऐसी जमीन भी होगी जहां पे हम उसको उत्पादित करेंगे, श्रम होता है यानी मजदूरी, मजदूर काम करते हैं, तकनीक होती है। तो इन चीजों पे जो हमारा खर्च होता है वो भी हमारा किस में आता है? वितरण के अंतर्गत आता है। उत्पादन करने में हमारी पूंजी होती है, श्रम होता है, तकनीक होती है, ये इन चीजों को मिला करके ही उत्पादन बनाया जाता है। अब आखिरी आता है लोक राजस्व। तो ये लोक राजस्व क्या है? मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमने बनाया मार्केट में, तो क्या हम उसे ऐसे ही बेच सकते हैं? नहीं, उसे हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ हमें उसके टैक्स भी पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे लोक राजस्व की चीजें होती है। हमें लोक राजस्व के अंदर में क्या पढ़ना होता है? लोक आय पढ़नी होती है, लोक व्यय पढ़ना होता है, वित्तीय प्रशासन, टैक्स वगैरह की चीजें भी हमें इसी में पढ़नी होती हैं। अब बिजनेस पर्पज से जो ऋण लिया जाता है, लोक ऋण भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये चीजें हैं जो हमने एक ओवरऑल पढ़ा, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और आज का ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।